हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज में मॉक टेस्ट 34 का पैसेज 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लॉज टेस्ट की एज पर आप सबकी डिमांड्स जैसे आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो क्लॉज टेस्ट की सीरीज भी हमने स्टार्ट करी है। तो मॉक टेस्ट 34 का जो क्लॉज टेस्ट है वो उसका कंटेंट आपको, उसकी वीडियो आपको क्लॉज टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अभी हम पढ़ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पैसेज 2। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो तो हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि अपने भविष्य की सबसे अच्छी भविष्यवाणी आप कब कर सकते हैं? जब आपने खुद उसको बनाया होगा। यानी कि खुद आप कैसे बनाएंगे? अपनी मेहनत से, है ना, अपने सेक्रीफाइस करके। जो भी आप चाहते हैं कि अच्छा आप चाहते हैं इन फ्यूचर आप आईएएस ऑफिसर बने, ठीक है, तो वो आज से कैसे प्रेडिक्ट होगा? क्योंकि आपको पता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेंटली कितना प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या आपने अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाया है? ठीक है, अगर आपने उतना स्ट्रांग बनाया है, आप उस तरीके का हार्डवर्क डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, आप कभी भी कोई भी अप एंड डाउन हो लाइफ में, है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड नहीं मतलब सही नहीं है, कोई भी XYZ रीज़न है, लेकिन आप अपने पढ़ाई के ऊपर आप हमेशा फोकस रखते हैं, तो आप ज़रूर आईएएस बनेंगे। और आपको पता है कि आपके फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर का नाम आपके साथ में आईएएस का प्रीफिक्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये आपने, क्योंकि वो आपने क्रिएट किया है, तो आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है। ओके, तो आप जो क्रिएट करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे, वो आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं आगे अपने सेशन की तरफ, विच इज़ मॉक टेस्ट 34 पैसेज 2। ठीक है, हमने क्या डिस्कस करा था कि पैसेज हमने कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, पहले चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द जनरल टोन ऑफ द पैसेज इज, तो जनरल टोन तो हमें कैसे पता चलेगी? पैसेज पढ़कर ही पता चलेगी। कौन कौन सी टोन दे रखी है? क्रिटिकल मतलब किसी की आप बड़े ही तीक्ष्ण शब्दों में निंदा कर रहे हैं या गलत साबित कर रहे हैं ना, कि नहीं ये तो सही नहीं हुआ और हम इसका घोर विरोध करते हैं, तो वो क्रिटिकल हो गया। सैटारिकल मतलब आपने कुछ इसके ऊपर कटाक्ष करते हुए, मतलब हंसी ठिठोली करते हुए कुछ कटाक्ष किए हैं। ठीक है, वो होता है सैटारिकल। और एनालिटिकल क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों का एनालाइज कर रहे हैं ना, कि इतने प्रतिशत था, इतना रह गया, इतना होना चाहिए था, तो बाकी कहाँ गया, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, आपने एनालिसिस किया। ठीक है, हिंदुस्तान के अगर हम देखें, ग्रोथ 6% के हिसाब से चल रही थी, तो 12 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, 4 करोड़ ही आए हैं, तो बाकी इतने करोड़ का हमें अभी पता नहीं चला है। तो आप कुछ चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, कुछ डेटा के तौर पे आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके ऊपर बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर रहे हो। इंफॉर्मेशनल, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने अब नई पॉलिसी निकाली है, इस पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें होंगी, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशनल हो गया। Which of the following is a non-living constituent of the environment? बोल रहे हैं environment का non-living constituent क्या है। ठीक है, तो हमें नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है एनवायरनमेंट का। वैसे तो अगर हम देखें, इस लिस्ट को देखें, विंड, बैक्टीरिया, ग्रासेस, फ्रॉग, तो हमें पता है बैक्टीरिया भी जीवित है ना, ग्रासेस भी जीवित है, फ्रॉग भी जीवित है, एक विंड ही होता है नॉन लिविंग थिंग, तो विंड ऑप्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हम पैसेज पढ़कर ही इसका आंसर देंगे। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू। एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग। ठीक है, जो मतलब जीवित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो होते हैं। ओके, बायोटिक होता है जो श्वास लेते हैं, जो जीवित हैं। ठीक है,
जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मतलब लिविंग चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा व्याख्या होती है कि एक तो वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लायक हों, है ना, प्रोड्यूस कर सकें। फिर उसके बाद वो अपने आप खुद से कई चीज़ें कर सके, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर अब आप बोलोगे विंड भी अपने आप ही चल जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें अदर फैक्टर्स भी होते हैं, पर वो लिविंग नहीं होती, वो अपनी जैसी और चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक किसी चीज़ को बायोटिक या एबायोटिक डिफाइन करते हैं। तो एबायोटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो उनको बोलते हैं एबायोटिक। जैसे हवा होगी, पानी होगी, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? बोले इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हमें पता करना है कौन सा नहीं है। वैसे कौन सा नहीं होना चाहिए? क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, पॉन्ड या लेक? लेक मैनमेड होते हैं, बरसाती लेक हो गया या कोई भी लेक तो मैनमेड होता है। पॉन्ड, फॉरेस्ट, क्रॉप फील्ड, ये सब तो नेचुरल ही है, इकोसिस्टम ही है। फिर भी हम देखते हैं क्या इसका आंसर निकल कर आता है। द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्रेस। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ किस किस चीज़ से मिलके बनी है। ठीक है, हमारा शरीर है, वो हमारे बॉडी है, शरीर है, वो किस चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, यानी कि किन किन तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, क्या क्या तत्व हैं? मसल्स हैं, है ना, मांसपेशियां जिनको बोलते हैं, मसल्स है। फिर उसके बाद में बोन्स हैं, ठीक है, नर्व्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। अब आप बोलेंगे कि ये भी सब सेल्स और टिश्यूज से बने हैं, सेल्स बने हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, है ना। तो ये, पर अगर हम ऊपर मोटे मोटे तौर पर देखें तो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है। सेल्स भी हज़ारों टाइप के सेल्स होंगे, तो वो कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इसके लिए तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है पैसेज को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कंपोनेंट, किन कंपोनेंट से बना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स such as plants, animals, microorganisms and human beings। बोल रहे सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब जो जीवित प्राणी हैं। ठीक है, जितने भी प्राणी यानी कि जीवंत चीज़ें हैं, कौन कौन सी? जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप के बिना आप देख नहीं सकते, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स। और जो फिजिकल सराउंडिंग्स यानी कि हवा, पानी और धरती, मिट्टी, ये सब चीज़ें फिजिकल सराउंडिंग हमारे को जो फिजिकली सराउंड करती हैं। इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। और एक दूसरे के, अच्छा आप बताओ कि अगर हाँ इंसानों के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए तो हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। हवा नहीं चलेगी तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप बोलोगे हवा चलने की ज़रूरत नहीं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अरे ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है, लेकिन हवा के भी बड़े सारे फायदे होते हैं। बरसात उनकी वजह से होती है, बरसात होएगी तो पानी होएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। ज़मीन अगर नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ? पानी में, मछली बन के, है ना। तो हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ सराउंड कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, तभी एक बैलेंस बना हुआ है नेचर में। ठीक है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। बोल रहे जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें अपने पहले लाइन में पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म सब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो बोल रहे सभी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स और किसी भी एक एरिया में एक साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए? जो जीवंत नहीं है, हवा, पानी, वायु, ये जीवंत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये भी कंपोनेंट्स हैं किसी इकोसिस्टम का, पर ये जीवंत नहीं है। ठीक है, तो हमने दो तरह के कंपोनेंट्स की बात करी, एक जो जीवंत है और एक जो जीवंत नहीं है। ठीक है, ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। दस एन
इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बोल रहे इसका मतलब कि एक इकोसिस्टम है वो बायोटिक यानी कि जीवंत कंपोनेंट्स यानी कि जीवंत तत्वों से कंप्राइजिंग, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, कंप्राइजिंग मतलब बने हुए, कौन किस चीज़ से बने हुए, फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, इनसे बने हुए, इन सब का मिला जुला मिश्रण है कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि धूप, छांव, हवा, पानी, धरती, मिनरल्स, ये सब भी शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स। बोल रहे हैं कि अगर मान लिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं तो आप अलग अलग तरीके के प्लांट्स के संपर्क में आएंगे। आपको वहाँ पे प्लांट्स देखने मिलेंगे, सच एज ग्रासेस। कैसे कैसे प्लांट्स, जैसे कि घास हो गया, पेड़ पौधे हो गया, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, फूल ग्रहण करने वाले वो पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं, जैसे कि मान लिया रोज है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है। एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अगर हम किसी गार्डन में जाएं तो हमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं, जैसे कि पहले तो प्लांट्स देखने मिलते हैं, जैसे घास, पेड़ पौधे, वो प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं, एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने मिलती हैं। All these living organisms interact with each other and their growth, बोलते ग्रो, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ में जीवंत महसूस करते हैं या जीवंत होते हैं, ठीक है, विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem। और बोल रहे हैं कि उनकी ग्रोथ कितना बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, है ना, रिप्रोडक्शन कि आगे वो अपने तरीके की किस तरीके की प्रजाति को आगे जनरेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रजनन करेंगे, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज, और इसी तरीके की और एक्टिविटीज जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो जीवंत नहीं है उन कंपोनेंट्स से, उन तत्वों से इफेक्ट होती हैं। उन तत्वों की मदद से ही हम उनका पता लगा सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें फूलों में नए पत्ते, मतलब जब ऑटम आता है तब झड़ जाते हैं, स्प्रिंग आता है तो नए खिल जाते हैं। सीजन का इफेक्ट पड़ रहा है। सीजन क्या है, टेम्परेचर है, हवा, पानी, वायु का वहाँ पर प्रभाव चेंज हुआ, वही सीजन है ना। तो इन सब चीज़ों का मतलब नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनका भी इसके ऊपर बहुत बड़ा योगदान होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस तरीके का अगर नेचर होगा उसके ऊपर, ठीक है। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गार्डन है वो एक इकोसिस्टम है। आप एक मान लो कि गार्डन जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारे अर्थ के इकोसिस्टम का, ठीक है। Other types of ecosystems are forests, ponds and lakes। जो दूसरे टाइप के इकोसिस्टम्स हैं उनमें आता है फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। यानी कि फॉरेस्ट के अंदर अपना एक इकोसिस्टम में जंगल राज चल रहा है, पॉन्ड्स के अंदर अपना एक इकोसिस्टम है, लेक्स के अंदर अपना एक इकोसिस्टम है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स while gardens and crop fields are human made ecosystem। बोल रहे हैं कि ये तो नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन जो गार्डन और क्रॉप फील्ड है ये क्या है, ये उदाहरण है मैन मेड, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम का, ठीक है। गार्डन क्या है, उसके अंदर पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे, पशु कम पक्षी होंगे, इंसेक्ट होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, रैबिट होगा छोटा सा, है ना, हैन हो सकती है। तो ये उसका एक इकोसिस्टम बना दिया जहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं ना। हैन क्या खाएगी, वो वहाँ पे जो बीज वगैरह होंगे या दाना होगा वो खाएगी। अब इंसेक्ट्स हैं वो पोलन्स के ऊपर सरवाइव करेंगे, शहद वो फूलों के रस के ऊपर सरवाइव करेंगे। बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर सरवाइव करेंगी, या फिर वर्म्स होंगे उनके ऊपर सरवाइव करेंगी, ठीक है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है। तो गार्डन्स और क्रॉप फील्ड्स जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे पूछा था कि मैन मेड कौन सा है,
ओके अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको बताओ कि इससे इस पैसेज की आपको टोन कैसी लगी, क्या लग रहा है ये कि कुछ सटायर कर रहे हैं, किसी के ऊपर हंसी मजाक का कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं। किसी के ऊपर कोई क्रिटिकल कमेंट कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, किस तरीके का ये लग रहा है आपको? एनालिटिकल चल रहा है कि हाँ हम कुछ चीज़ों का बड़ा ही गहन चिंतन कर रहे हैं और फिर एनालाइज कर रहे हैं? नहीं। इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें कैसे जीव जंतु और जीव जंतुओं के साथ में जो हमारा आसपास की सराउंडिंग का नॉन लिविंग जो वातावरण है वो भी इफेक्ट करता है ना। और उनने एग्जाम्पल दिए हैं इकोसिस्टम के, तो ये आपको एक तरह से इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है वो चीज़। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि ये बड़ा ही इंफॉर्मेशनल है। टोन क्या है इसकी? इंफॉर्मेशनल टोन है। ओके, which of the following is non-living constituent of the environment? कौन सा है नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट? विंड, बैक्टीरिया, ग्रासेस, फ्रॉग, सब लिविंग है, सिर्फ विंड है नॉन लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर टू। अब एबायोटिक कौन से होते हैं? जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं वो एबायोटिक होते हैं, है ना। जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं हमने पढ़ा था ये, तो फिजिकल फैक्टर्स। ऑप्शन ए है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी है नेचुरल सराउंडिंग्स, ऑप्शन डी है फिजिकल फैक्टर्स। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, फिजिकल फैक्टर्स। ओके, हाँ अब हमने लास्ट की लाइन में पढ़ा है कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है और क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। और फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही चुके हैं। कंपोनेंट इसका आंसर है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट। ओके, तो बड़ा ही छोटा सा पैसेज था और बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसकी पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे। ओके, तो आपको इसकी पीडीएफ मॉक टेस्ट 34 जो लाइव हुआ था, मॉक टेस्ट 34 जो लाइव हुआ था उसमें पैसेज 2 हमने डिस्कस करा है। ओके, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। और आपको ऐप भी प्ले स्टोर से अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और आप मिस ना करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।